कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गाय के पास रहने से मानसिक शांति और सकारात्मकता ऊर्जा मिलती है। आपने अब तक इसे कैसे अनुभव किया? अभी दोस्तों और संबलन का ही प्रभाव है कि आज यह गौशाला संपूर्ण वागड़ अंचल में गौ सेवा एवं गौ संवर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। ऐसे में आप गौ सेवा के लिए युवाओं को उनको प्रेरित कैसे करते हैं सर? संदीप जी, ऐसा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें विष भी निकला था और अमृत भी निकला था, लेकिन आपको एक सकारात्मक स्वरूप भी दिखेगा। और संघ सदैव कहता है कि संघ का स्वयंसेवक व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता है, वो तत्वनिष्ठ होता है। लड्डू, पौष्टिक आधार आहार सहित 19.5 लाख की दवाइयां हमने पूरे वागड़ अंचल में वितरण की। और जो वागड़ की स्थानीय गौ माता है जो आधा लीटर दूध दे रही है, उसको हम वहां पर लाएंगे। आगामी पीढ़ी 4 लीटर पे कैसे आए, 5 लीटर पे कैसे आए, उसके लिए प्रयोग करेंगे। गौ सेवा केवल परंपरा नहीं, यह सनातन संस्कृति की आत्मा है। आज हम जुड़े हैं श्री राधाकृष्ण गौशाला वमासा के संयोजक श्री वीरेंद्र सिंह पवार जी से, एक ऐसे गौ सेवक जो गौ सेवा के साथ साथ उन्होंने समाज में संस्कारों की ज्योति जलाने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है। उनसे आज हम जानेंगे उनके संघर्ष, समर्पण और उस सौम्य सेवा की कहानी जो सिर्फ गायों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी और आप देख रहे हैं द संदीप शो, वागड़ का पहला पॉडकास्ट शो। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री राधाकृष्ण गौशाला के सचिव महोदय वीरेंद्र सिंह जी। सर, आपका द संदीप शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी बचपन और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही सर? सामान्यतः मेरा बचपन जैसे सामान्य जैसे बच्चों का जो बचपन रहता है उसी प्रकार रहा। क्योंकि शुरुआत में ही घर का जो माहौल और इष्ट मित्रों का जो सहभागिता ऐसी रही कि कभी भी शारीरिक कमी जैसा कभी महसूस नहीं हुआ। तो जैसे रूटीन में जैसे कार्य चलते हैं बच्चों के, तो इसी प्रकार मेरा भी जीवन रहा। तो और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कई कक्षाओं तक जैसे ध्वज के पोल पर चढ़कर ध्वज बांधने तक का कार्य भी मैंने किया है। इसलिए मेरी शारीरिक स्थिति किसी भी कार्य को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाई है। और सर, आपकी शिक्षा कैसी रही सर? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से ही रही। इसके बाद में मैंने पादरडी बड़ी से शिक्षा प्राप्त की एवं कॉलेज महाराणा प्रताप कॉलेज पालुदा से मैंने पूर्ण किया। जी। सर, आप श्री राधाकृष्ण गौशाला वमासा के सचिव हैं। जी सर, ये गौशाला कब शुरू हुई और ये शुरुआत में इसका दौर कैसा रहा सर? संदीप जी, गौशाला अपने 2011 में इसका भूमि पूजन हुआ परम पूज्य ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज के द्वारा। किसी समय वागड़ क्षेत्र में गौ तस्करी बहुत ही ज्यादा होती थी। आज के समय में युवाओं की अच्छी टीम भी है और उस समय इतनी टोली का भी अभाव था। फिर हमने प्रारंभ में उन गाड़ियों को रुकवाया। तब एक बात ध्यान में आई कि जो गोवंश छुड़वाया गया है उनको रखे तो कहाँ रखे। और मेरा जुड़ाव, हमारी टीम का जुड़ाव देश भर की कई पथमेड़ा सहित कई गौशालाओं में भी हुआ था। विश्व मंगल गोग्राम यात्रा से मन में भाव भी जगे थे कि गौ माता के लिए कार्य करना है। तब हमारे ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव में एक जमीन है बहुत बड़ी, जिसे हम गांव वाले मिलकर गौशाला के लिए समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो सब मिलकर अपन यहाँ पर एक गौशाला प्रारंभ करें। तो मन में पीड़ा तो थी कि जैसे गौवंश जिनको छुड़वाया उनको रखे कहाँ, फिर बीमार गौवंश की चिकित्सा कहाँ करे। तो उन सारी संवेदनाओं में से इस गौशाला का प्राकट्य हुआ और 2011 में इसका भूमि पूजन हुआ। और सभी के सहयोग, सहभागिता एवं संबलन का ही प्रभाव है कि आज यह गौशाला संपूर्ण वागड़ अंचल में गौ सेवा एवं गौ संवर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। सर, वर्तमान में यहाँ पर कितने गोवंश का पालन पोषण हो रहा है? अभी और 285 गोवंश है। और सर, सारी दूध देती हैं या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा गोवंश है जो एक्सीडेंटल आया है या कहीं से बीमार आया है या कोई अनाथ है, ऐसे गोवंश की सेवा चिकित्सा की जा रही है। दुधारू कुछ गोवंश है, मगर ऐसे गोवत्स भी है जिनकी माँ का देहांत हो गया बचपन में, तो ऐसे वत्स को एक एक गौ माता 2-2 3-3 बछड़ों को भी दूध पिलाती है ऐसी स्थिति में। गाय के गोबर और गौमूत्र का जैविक खेती में कितना वैज्ञानिक महत्व है? क्या वमासा गौशाला में इसका प्रयोग किया जाता है सर?
जैविक कृषि की अगर हम बात करें तो बिना गोबर गौमूत्र के जैविक कृषि की ही नहीं जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार से भौतिकतावादी युग में घर से गोधन गायब हुआ है, जिस प्रकार से यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड से हमने अपनी जमीन को विषैली बना दिया है और एक तरह से कह सकते हैं कि केमिकल से हमने नशीली बना दिया है, तो उस नशे से रहित बनाने के लिए हमें गोबर गौमूत्र की समय समय पे आवश्यकता रहेगी। जैसे गोबर गोबर गौमूत्र से जीवामृत बनाए, घन जीवामृत बनाए, बीजामृत बनाए, साथ ही गोपाल भाई सुतारिया निर्मित हम गो कृपा अमृतम का भी उपयोग करें। गोबर से आजकल कई जगह डीएपी का भी उपयोग चल रहा है, गोबर से डीएपी का निर्माण होता है। तो ऐसे सारे प्रयोगों से हम केमिकल से शून्य प्रभावी बना सकते हैं जमीन को एवं शुद्ध रूप से जैविक कृषि कर सकते हैं। अच्छा, गौशाला का संचालन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो आर्थिक और प्रबंधन दोनों दृष्टिकोण से वमासा गौशाला का संचालन किन स्रोत के होता है? गौशाला के प्रारंभ से ही हमारी पूरी टोली के मन में था कि हम आर्थिक उपार्जन कैसा करें, मगर मेरे अब तक के जीवन में और गौशाला समिति का जो कार्य रहा, अब तक एक बात सामने आई है कि ये सारा काम गौ माता स्वतः करती है। जैसे आज गौशाला में प्रति माह 5 लाख से ऊपर का खर्च होता है, जिसमें नियमित बाटे का खर्च होता है, चारा भी बाजार से हमको खरीदना पड़ता है, हरा चारा भी लाना पड़ता है। इसके अलावा नियमित चिकित्सक यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। गौशाला के एक एलएसए भी हैं, यहाँ पर मेडिसिन भी पर्याप्त रहता है। इसके अलावा समय समय पर आम जन के अंदर गौ माता के प्रति श्रद्धा भाव जगे और गौ आधारित जैविक कृषि का प्रचार प्रसार हो, उसके लिए हम समय समय पर कार्यशालाएं, कथाएं आदि के बड़े आयोजन करते हैं। उसके लिए आर्थिक सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो पूरे वागड़ अंचल से गौ भक्तों का समय समय पर आर्थिक सहयोग मिलता रहता है, साथ ही सरकार द्वारा भी कुछ सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो पूरे जो गौशाला के संचालन में हम देखें तो उसमें 30% सहयोग हमको अनुदान से प्राप्त हो जाता है, 70% सहयोग जन सहयोग से प्राप्त होता है। और कई माह ऐसे रहते हैं जैसे जन सहयोग और अनुदान दोनों को मिलाकर भी हमारा काम पूरा नहीं होता है, तब हमको उधार भी लेना पड़ता है। लेकिन जब बड़े आयोजन होते हैं और जब कोई गौ भक्त आ जाता है, गौ माता उनको एक निमित्त बना देती है और उस समय वो उधार चुकता हो जाता है। क्या वमासा गौशाला में लावारिस और बीमार गोवंश का भी पालन पोषण होता है? जैसे कि कोई लावारिस गोवंश बाहर दिखती है तो इनका वो लाकर यहाँ पे भी उनकी सेवा होती है? अभी जितना भी गोवंश है आपको, वो अनाथ, बेसहारा व एक्सीडेंटल ही है, जिनकी यहाँ पर चिकित्सा करने के लिए हम लाए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो मुख्य गोघर है, पास में हाँ 3 खुला गोघर है। तो गोघर की जितनी कैपेसिटी है, जितना उसका कह सकते हैं उसकी कैपेसिटी, उतना हम गोवंश रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम रखने जाएंगे तो स्वाभाविक है गौ माता भी दुखी होगी, तो इस समय इसको स्टॉप कर देंगे। साथ ही हमने तय रखा कि हमारे गौशाला के द्वार कभी बंद नहीं रखेंगे, 24 घंटे हम खुले रखेंगे उन गोवंश के लिए जो एक्सीडेंटल है, जो बीमार है। जो गोरक्षक कार्य करते हैं रेस्क्यू करने का, जो बीमार गोवंश को लाने का, उनको उनका हम सदैव स्वागत है। कहीं पर भी एक्सीडेंटल गौ माता है, जिसका पैर टूट गया है, जिसके शरीर में घाव है, जो बीमार है, मैं समस्त वागड़ अंचल के गोभक्तों से आग्रह करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आप आधी रात को भी उनको यहाँ ला सकते हैं। उनको लाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई आप उसके लिए राशि नहीं है, आप तो ला सकते हैं। आप सबकी गौशाला आपके सहयोग संबलन से ही चलती है। गौ माता की सेवा करते हुए अब तक सबसे भावनात्मक या अविस्मरणीय अनुभव कौन सा रहा? जैसे मैंने भी कार्य प्रारंभ किया तो कई मन में आशंका थी कि गौ सेवा का यह कार्य कैसे करेंगे। फिर मैंने पूर्व में बताया कि परिवार के माहौल, संघ के संस्कार और इष्ट मित्रों का संबंध ऐसा था कि मन में शारीरिक अक्षमता जैसा विषय कभी आया नहीं। फिर भी एक विषय मन में था कि कभी आर्थिक दिक्कत रही या ऐसा रहा तो मैं कहाँ जाऊँगा या कैसे करेंगे। लेकिन गौ माता सारे मार्ग प्रशस्त करती गई और आज हम आपस में बैठे हुए हैं, सब लोग जान रहे हैं मुझे, तो उसके मूल में गौ माता और गौ सेवा ही है। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मेरे जीवन में अगर माने तो वीरेंद्र सिंह माइनस गौ सेवा इजिकल टू 0। अगर वीरेंद्र सिंह के जीवन में अगर गौ सेवा को आप शून्य कर दें तो वीरेंद्र सिंह शून्य है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी आप मुझे जानते हैं, आप लोगों का प्रेम मिल रहा है, आप लोगों का संबलन मिल रहा है, उसके मूल में अगर कोई है तो सिर्फ गौ माता है, गौ माता है और गौ माता है। गौ माता के अलावा और
कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सर, गाय के गोबर और गौमूत्र का आप किस किस रूप में उपयोग करते हैं? क्या इससे जुड़ी कोई स्वदेशी उत्पाद परियोजना भी चलाई जा रही है जी। या भविष्य में कोई आने वाली है? हम्म। गौशाला वामासा के प्रारंभ से लगाकर अब तक हमने जिन विषयों को चुना, एक तो यह है कि एक्सीडेंटल बीमार गोवंश को या संबलन देना, ऐसा गोवत्स जिसकी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनको यहाँ लाकर उनकी सेवा करना, जो कत्ल खानों से गोवंश छुड़वाया जाए उनको यहाँ पर लाना। साथ ही हमने प्रारंभ से लेकर अब तक कुछ कार्य हमने निर्धारित किए हैं। एक तो है कि आम जन के अंदर गौ माता के प्रति श्रद्धा भाव जगे, इसलिए हम समय समय पर कथाओं के आयोजन करते हैं। साथ ही शुरुआत से लेकर अब तक यहाँ का किसान गौ आधारित जैविक कृषि से जुड़े, गौ माता के गोबर और गौमूत्र का महत्व समझे, उनको अपने खेतों में किस प्रकार से उपयोग कर कर उत्पादन अधिक लें जी। एवं मार्केट उसको अच्छा मिले, उसके लिए समय समय पर गौशालाओं में जैविक कृषि को लेकर कार्यशालाएं एवं व्याख्यान मालाएं, प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन रहते हैं। और देश भर के ऐसे संभ्रांत गो भक्त, ऐसे कृषि वैज्ञानिक, गो वैज्ञानिक समय समय पर यहाँ पर अपना मार्गदर्शन दे चुके हैं, जिसमें गौमूत्र अर्क का जिन्होंने पेटेंट करवाया, ऐसे देवलापार जो गो अनुसंधान केंद्र है उसके समन्वयक है आदरणीय सुनील जी मानसिंगा, वो भी यहाँ पधार चुके हैं, किसानों को संबोधित कर चुके हैं। गौ आधारित जैविक कृषि में जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, ऐसे माननीय हुकुमचंद जी पाटीदार झालावाड़ मानपुरा, वो भी यहाँ पर आकर अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रदान कर चुके हैं। गिर नस्ल पे जिन्होंने संवर्धन का कार्य कर आज पूरे विश्व में अपनी एक पहचान कायम की, ऐसे गोपाल भाई सुतारिया भी समय समय पर यहाँ पर आकर अपनी कार्यशालाएं दे चुके हैं। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जिन्होंने एग्रीकल्चर में जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट जो है अजीत जी केलकर, उनका भी समय समय पर यहाँ पर मार्गदर्शन मिला है। और कुछ माह पूर्व अप्रैल में आप सबने देखा ही होगा, जी। पूरे वागड़ अंचल ही नहीं, राजस्थान के कई हिस्सों से 3000 किसानों ने गौ आधारित जैविक कृषि को लेकर यहाँ पर प्रशिक्षण लिया और हजारों किसान गौशाला के इस प्रयोगों से जैविक कृषि की तरफ मुड़े हैं। हजारों परिवारों में गौ पालन भी हुआ है एवं बायोगैस निर्माण के कार्य भी चल रहे हैं। ये सब कार्य धीरे धीरे शने शने गौ भक्तों के सहयोग संबलन से आगे बढ़ रहे हैं। सर, आज के समय में जब आधुनिकता का प्रभाव गांवों तक पहुंच गया है, जी। ऐसे में आप गौ सेवा के लिए युवाओं को उनको प्रेरित कैसे करते हैं सर? संदीप जी, ऐसा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। जी बिल्कुल। जब आज के यूथ की बात जाए कि चलो वो आधुनिकता की तरफ जा रहा है, कई भौतिकतावादी युग की तरफ जा रहा है, तो एक कहीं ना कहीं हमें एक नकारात्मक स्वरूप तो दिखता है, जी। लेकिन आपको एक सकारात्मक स्वरूप भी दिखेगा। जी। आज पूरे देश भर में कई राज्यों में और हमारे वागड़ अंचल में भी युवा, जो कोई 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, तो कोई दूसरा अन्य ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसा युवा सुबह से लेकर आधी रात तक जब भी कोई कॉल करे कि कोई गौ माता का एक्सीडेंट हो चुका है, कोई कुएं में गिर गई है या कोई बीमार है, तो आधी रात को भी वो युवा उठकर उसका रेस्क्यू करेगा, उसको गौशाला में लेकर आएगा। तो दोनों स्वरूप है। तो आज के भौतिकतावादी युग में हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी संस्कृति से दूर भी जा रहे हैं, मगर मुझे एक बहुत ही स्वरूप एक दिख रहा है, क्योंकि आज मेरी उम्र 35 साल है। जी। मैंने मान के चलिए कि 15 साल जीवन में ये गौ सेवा का कार्य में प्रारंभ किया है, गौशाला बनने से पूर्व भी, ठीक है। और जब 7वीं कक्षा में था उस समय संघ का स्वयंसेवक भी बना। तो जब मेरी जनरेशन को देखता हूँ और आज की जनरेशन जो अभी नई आ रही है, जो 22 साल के युवा है, 25 साल के युवा है, तो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक कार्यों में सहभागिता और गौ सेवा के भाव में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और उन गौ सेवक युवाओं एवं गौ रक्षक एवं गौ भक्तों के श्रम का परिणाम ही है कि हम वागड़ में इतना बड़ा गौ सेवा का एक उपक्रम चला रहे हैं। सर, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जी। जैसे कि आपने बताया, तो सर आप आरएसएस की सबसे बड़ी सीख जो आप युवाओं को देना चाहते हैं? जी। संघ कार्य के बारे में जैसे आज सब कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। जी। कोई भी घाव, कोई भी पिढ़ानी ऐसा नहीं होगी जिसमें संघ का स्वयंसेवक नहीं बैठा होगा। और मैंने आपको बताया ना, मैंने 7वीं कक्षा से संघ का स्वयंसेवक हूँ। परिवार इष्ट मित्रों के साथ में संघ के अधिकारियों का मार्गदर्शन और संघ का संस्कार ही था कि मुझे कभी भी शारीरिक अक्षमता जैसा कुछ भी लगा नहीं। और हमेशा संघ के गीत
भी समय समय प्रेरणा देते रहे, संघ के प्रशिक्षण भी प्रेरणा देते रहे, और वो संस्कार क्या ही परिणाम है कि जीवन में ऐसा तय किया कि जीवन में कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करना है, कुछ श्रेष्ठ कार्य करना है, क्योंकि ये मनुष्य देह आज है, कल नहीं है, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है जो जी। एक दिन उसी पंच तत्वों में विलीन हो जाने विलीन हो वाला है। जाएगा। लेकिन हमारे कार्य सदैव जिंदा रहते हैं, हमारे संस्कार हमेशा जिंदा रहते हैं, और संघ सदैव कहता है कि संघ का स्वयंसेवक व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता है, वो तत्वनिष्ठ होता है। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे मूल में जो विचार है, जो संस्कार है, जो विचारधारा है, वो अक्षुण्ण रहती है, वो हमेशा जिंदा रहती है। तो संघ के संस्कार ही है जिनके कारण आज गौ सेवा का मार्ग भी मुझे प्रशस्त हुआ। विश्व संघ परिवार एवं संतों के मार्गदर्शन में विश्व मंगल गोग्राम यात्रा संपूर्ण राष्ट्र में चली थी। उस मंगल गोग्राम यात्रा में जुड़कर ही गौ सेवा के प्रति मेरे भाव जगे, और तब से तय किया था कि गौ सेवा के लिए कुछ न कुछ कार्य करना है। तो फिर पथमेड़ा गौशाला से जुड़ना भी हुआ, वहां से कुछ गोवंश हम अपने वमासा गौशाला में भी लाए, और फिर धीरे धीरे मैंने पूर्व में आपको बताया कि ग्रामीणों की सहयोग है, सहभागिता रही। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर गौशाला प्रारंभ करिए। फिर पूरे जिले के संगठनित सारे कार्यकर्ता एक साथ में हुए, पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को मिलाकर एक टीम बनी, और सबके सहयोग सम्मेलन से आज गौशाला का यह स्वरूप आपके सामने दिख रहा है। आप अपने क्षेत्र में गौ सेवा के प्रचार प्रसार हेतु क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? गौशाला के प्रचार प्रसार हेतु प्रारंभ से, जैसे शुरुआत में हमने घरों में गौपालन बढ़े, उसके लिए ध्यान दिया, क्योंकि गौशालाएं चिकित्सा का कार्य कर सकती है, संवर्धन का कार्य कर सकती है, गौशालाएं गौ सेवा की प्रेरणा दे सकती है, लेकिन गौ माता तभी बचेगी जब किसान एवं गौपालक के घर में बचेगी, बधेगी। तो हम सब सनातनी है, हिंदू है, और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी संस्कृति के प्रत्येक संस्कार में गौ सेवा समाहित है। जैसे गर्भाधान संस्कार में भी देखें तो भी हमारी बहनों को गौ सेवा करने के बारे में बताया गया है। राजा दिलीप का एक उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने गौ सेवा की, नंदी दी की सेवा की, और उसी के परिणाम स्वरूप रघुवंश आगे बढ़ा। और जब एक पुत्र का जन्म या पुत्री का जन्म होता है तो उसका नामकरण भी गौशाला में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भी नामकरण गौशाला में किया जाता है। तो वहां से प्रारंभ से लगाकर जब उसके विवाह होता है तो विवाह में भी गौदान किया जाता है, और वहां से सारे संस्कार जैसे प्रारंभ होते हैं, सबका विवरण न करें तो अंतिम संस्कार जब होता है तो उस समय भी जैसे हम सब जानते हैं कि व्यक्ति के जब मृतदेह जमीन पे रखते हैं तो उससे पहले भी गोबर का लेपन होता है। और हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु उपरांत जब व्यक्ति स्वर्ग या नरक, ये तो यानी वो ऊपर वाला जो यमलोक में जो बैठे हैं वही निर्धारित करेंगे, लेकिन जब स्वर्ग से पहले जाने के लिए पहले एक वैतरणी नदी आती है, और उस वैतरणी नदी को पार करने के लिए भी गौ माता की पूछ पकड़नी पड़ती है। तो ऐसे हमारे धर्म का आधार स्तंभ कोई कहे तो वो गौ माता है। इसीलिए गौ माताओं को 33 कोटि देवी देवताओं की जनक माना गया है, उनको उनके पालक माना गया है। और ऐसा हमारे संत एवं ऋषि मुनि, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि गौ माता की सेवा करें मतलब हम 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा कर सकते हैं। सर, वमासा गौशाला को लेकर आपकी भविष्य की क्या योजना है? क्या ये एक मॉडल गौशाला के रूप में विकसित करना चाहते हैं सर आप इसको? जी, मैंने पूर्व में बताया जैसे गौशाला का कार्य मैं देख रहा हूँ, तो गौ माता ने मुझे भी एक निमित्त बनाया है, और सबसे बड़ा संबलन हमारे गौशाला की समिति है। गौशाला की समिति तो कभी भी दौड़ कर आ जाते हैं। मैं इस गांव में रहता हूँ, यहाँ पर समय दान कर सकता हूँ, मगर मेरे पीछे सबसे मूल में है तो वो पूरी समिति लगी हुई है। और हमारी पूरी समिति के मन में एक ही भाव है कि हम राधा कृष्ण गौशाला के माध्यम से वागड़ के घर घर में गौ माता कैसे बंधे, वागड़ की जो स्थानीय माही गौ माता है, स्थानीय गौ माता है, उसका संवर्धन कैसे हो, वो अधिक दुधारू कैसे हो, वागड़ का किसान यूरिया डीएपी से हटकर गौ आधारित जैविक कृषि से जुड़कर अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, यहाँ के आम जन को गोगव्य युक्त अमृत तुल्य अन्न कैसे प्राप्त हो, एवं प्रत्येक घर पर गौ गव्य कैसे पहुंचे, उसके लिए हमारी गौशाला प्रयत्नरत है। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि जैसे एक्सीडेंटल बीमार गोवंश हमेशा यहाँ आता रहता है, हमारे अनुभवी चिकित्सकों की टीम द्वारा उसकी चिकित्सा भी होती है, साथ ही
पशुपालन विभाग के चिकित्सक भी समय समय पर उनकी टीम यहाँ पर आकर अपना सहयोग प्रदान करती है। लंपी का जब काल चला उस समय आपने देखा होगा संपूर्ण वागड़ अंचल में ही नहीं अपितु मेवाड़ तक हमने यहाँ से नोजल स्प्रे, उसके लिए जो मलहम है, उसके लिए पौष्टिक आहार है, लड्डू है, ऐसे 19.5 लाख का मेडिसिन हमने संपूर्ण वागड़ अंचल में वमासा गौशाला के माध्यम से वितरण किया था। गांव गांव युवाओं की टोलियां यहाँ पर बुलाया, उन तक हम पहुंचे, उनको एक ही कहा कि आप आर्थिक चिंता मत करना, मेडिसिन की चिंता मत करना, हम जहां तक पहुंच संभव है गो भक्तों के सहयोग संबलन से वहां आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही हमने जैसे साबला और आगे के कटारा बेल्ट में जैसे सुदूर बस्तियों में भी तय किया कि हमने 37 प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों को मिलाकर लड्डू बनाए और टारगेट था कि 40,000 लड्डू, लेकिन हमने 55,000 लड्डुओं का निर्माण किया यहाँ पर और 55,000 लड्डुओं का निर्माण कर कर हजारों गोवंश तक वो लड्डू पहुंचाए। तो ऐसे होम्योपैथिक किट, एलोपैथिक दवाइयाँ भी, आयुर्वेदिक औषधियाँ, लड्डू, पौष्टिक आहार सहित 19.5 लाख की दवाइयाँ हमने पूरे वागड़ अंचल में वितरण की। उस समय एक बहुत बड़ा सम्मेलन हमारा था जो कुवैत में रहते थे, जिन्हें मैं याद करना चाहूँगा। और समय समय पर बड़े भाई के की तरह हमें सहयोग सहायता दी स्वर्गीय जगदीश जी प्रजापत, जिनका कुछ माह पूर्व जी एक एक्सीडेंट में कुंभ के दौरान देहांत हो गया जी है। जी उन्होंने कुवैत में रहकर वहां पर जन सहयोग जुटाया और यहाँ पर गौशाला में उन्होंने भेजा और उनके सहयोग का ही परिणाम था कि हमने लंपी में हजारों गोवंश तक दवाइयाँ पहुंचाई। और पशुपालन विभाग के भी आंकड़े हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में सबसे कम नुकसान लंपी से हुआ। अब आपने जैसे पूछा है कि आगामी समय में और क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा जैसे चिकित्सा के लिए हम कार्य करें तो गो चिकित्सालय यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। जी जी जो एक्सीडेंटल जिनका पैर टूट गया उनको यानी हम स्वस्थ कैसे करें, जी तो उनको डॉक्टरों की एक टीम पूरी रहेगी, उनके लिए आवश्यक जो उपकरण है वो भी लगाएंगे जी जी और उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी करेंगे। भविष्य की ऐसी योजना है। साथ ही मैंने पूर्व में कहा कि गौ माता तभी बचेगी जब गोपालक और किसान के घर में बंधेगी। जी जी तो एक मुख्य सड़क पर 25 बीघा जमीन में एक बहुत बड़ा गो अनुसंधान केंद्र का निर्माण प्रारंभ कर दिया है, जिसके प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहां पर भी गोवंश रहेगा। जो वागड़ की स्थानीय गौ माता है जो आधा लीटर दूध दे रही है उसको हम वहां पर लाएंगे, उसके खान पान करके उसमें एक श्रेष्ठ नंदी से उसको गर्भाधान करवा के आगामी पीढ़ी 4 लीटर पे कैसे आए, 5 लीटर पे कैसे आए, उसके लिए प्रयोग करेंगे। जी साथ ही किसान गो आधारित जैविक कृषि कैसे करे, क्योंकि संदीप जी एक बात है, किसान खेती करता है, वो अन्नदाता है। अब आज के समय में खाद बाजार का, जी बीज बाजार का, उसके ऊपर दवाइयाँ बाजार की, फिर उसके लिए मजदूरी भी बाहर से लानी पड़ेगी। जी जी जो ट्रैक्टर सहित जो संसाधन चाहिए वो भी बाजार से लाने पड़ेंगे। तो आज के समय किसान खेती जो कर रहा है वो उसमें आय कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसको बीज देसी घर का ही मिले, खाद उसके गोधन से प्राप्त हो जाए, जी यूरिया डीएपी एवं केमिकल बिल्कुल उपयोग न हो, और साथ में किसान के मन की पीड़ा कर ये भी बंद कर दूंगा तो मेरा उत्पादन घटे नहीं, तो वो श्रेष्ठ उत्पादन ले, उसको लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो उस गो अनुसंधान केंद्र में प्रति माह किसानों के छोटे छोटे प्रशिक्षण के शिविर भी लगेंगे, जिसमें देश भर के वैज्ञानिक आकर उनको प्रशिक्षण देंगे और साथ में गो पालन कर हमने अपनी गौ माता को दुधारू कैसे बनाए, गो आधारित जैविक कृषि कर कर हम जैविक कृषि में उत्पादन अधिक कैसे लें और हम उन किसानों को मार्केट भी कैसे दें, उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां पर रहेगी। साथ ही गो उत्पाद जैसे पंचगव्यों से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती है, ऐसे कई प्रयोग है। मैंने पूर्व में कहा कि गौमूत्र अर्क को अमेरिका ने पेटेंट दिया है, तो वहां पर पंचगव्य आधारित चिकित्सा का भी कार्य होगा। वहां पर डॉक्टर बैठेंगे, उनकी टीम बैठेगी, जो मानव के भी, हम भाई बहनों के भी वहां पर इलाज की व्यवस्था पंचगव्य आधारित चिकित्सा से रहेगी। आपके अनुसार समाज में गोमाता की स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? जी, मैंने कहा ना, भाव प्रबल होना चाहिए मन में। अगर हम अपने आंगन में एक बड़ी गाड़ी रख सकते हैं, अन्य को जीव भी पाल सकते हैं, तो एक गौ माता क्यों नहीं पाल सकते हैं। तब हम गौ माता तो किसको कहें, तो जो मैं पहले बता दूं कि जर्सी हॉलस्टन एचएफ है वो गौ माता नहीं है।
जर्मनी के वैज्ञानिकों ने याक, सुअर आदि प्राणियों का सीमन लेकर एक ऐसा प्राणी तैयार किया जिसको जर्सी या हॉलस्टन कहते हैं। और दूध की भी दो क्वालिटी है, A2 मिल्क और A1 मिल्क। जो A1 मिल्क है वो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाएगा, है ना, और शरीर में टीबी जैसी कई बीमारियां भी ला सकता है। तो जो A1 मिल्क जिससे प्राप्त होता है वो जर्सी हॉलस्टन पशु है। और A2 मिल्क अब आप कहेंगे कहाँ से प्राप्त होगा, तो A2 मिल्क सिर्फ हमारी भारतीय नस्ल की गौ माता से प्राप्त होगा। वो भारतीय नस्ल में थारपारकर भी आ गई, साहिवाल भी आ गई, मंगोल भी आ गई, रेड सिंधी भी आ गई, राठी भी आ गई, कांकरेज भी आ गई, गिर भी आ गई, मालवी भी आ गई, इसके पुंगनुरु भी आ गई, मलाल गिड्डा भी आ गई। ये सारी नस्ल जैसे हम जानते हैं। साथ ही हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा की छोटे नस्ल की छोटी सी गऊ माता है जो विशेषकर हमारे जनजाति भाई रखते हैं। मैं आज के आपके इस संबोधन में हमारे जनजाति भाइयों को विशेष यानी आभार व्यक्त करता हूँ या उनको नमन करता हूँ। भले वो काली चाय पियेंगे मगर उनके घर में 8-8 10-10 गोवंश बंधे रहेंगे। और आज के समय में बेल आधारित कृषि भी वो लोग करते हैं। और मैं अपने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक ऐसी योजना प्रारंभ की कि जो बेल आधारित कृषि करते हैं उनको प्रति माह प्रति वर्ष 30,000 रुपये सरकार देगी। तो हमारे गौपालकों को भी इसमें संबलन मिलेगा। तो जो स्थानीय छोटे कद की गौ माता है उनका भी आप हमारे अपने घरों में पालन करें। और उसका जो दूध मिलेगा आपको, जैसा कि स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था कि दूध सबसे अच्छा किसका रहेगा, श्रेष्ठ किसका रहेगा, तो उन्होंने कहा भैंस का। तो सामने वाला कहा अरे यार आपकी संस्कृति में तो गौ माता को विशेष माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, फिर आपने भैंस का क्यों कहा? उसने कहा आपने पशु कहा, गौ माता पशु नहीं है, वो हमारी माँ है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गोचारण लीला करते समय गौ माता को कभी भी पशु नहीं माना, नंगे पैर उसकी गोचारण लीला की। तो गौ माता का जो दूध है उन्होंने कहा ये पशु का दूध नहीं है, ये दूध नहीं है, ये अमृत है। तो जो A2 मिल्क के पहले मैंने आपको जिक्र किया, गौ माता का जो A2 मिल्क है, जो दूध है, वो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है, बीमारियों को हटाने वाला है और आपकी दीर्घायु को प्रदान करने वाला है। इसलिए गौ माता प्रत्येक घर में बंधे, ये हमारे मन की भावना है। हम चाहते हैं कि यहाँ का किसान गौ सेवा की तरफ अग्रसर हो, घर घर गौ माता बंधे। वागड़ में जिस प्रकार से यूरिया DAP से कीटनाशकों के प्रयोग से कैंसर घाव घाव बढ़ रहा है वो रुके, यह हमारा प्रयास है। उसके लिए आप सबके सहयोग संबलन की सहभागिता की आवश्यकता है। सर अपने यहाँ पे जो गोवंश है उनका जो मिल्क है वो A2 कहलाता है। जी तो सर वो भैंस का वो कौन सा दूध कहलाता है वो भी? देखिए मैं कभी बार कभी तुलना करूंगा तो फिर कई बार विषयांतर हो जाता जी जी है ना। जैसे यहाँ के आर्थिक कई घरों में किसान है तो भैंस भी बंधी हुई है। जी जी तो मैं कह रहा हूँ जर्सी हॉलस्टन का दूध पीने से अच्छा है कि भैंस का दूध पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको श्रेष्ठ दूध पीना है जो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, जो असाध्य बीमारियों को दूर करे, तो वो गौ माता भारतीय नस्ल की गौ माता का ही दूध है जिससे जी किसी के से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसी से भी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए गौ माता का दूध श्रेष्ठ है, उपयोगी है। प्रत्येक घर में गौ माता अवश्य बंधे, ये हम सबका आग्रह है। जी। आज के समय में सर गो तस्करी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जी आप समाज और सरकार से क्या कहना चाहेंगे ताकि इस पर रोक लग सके? देखिए जैसे राजस्थान है, राजस्थान में स्वर्गीय बाबा साहब भैरव सिंह जी शेखावत के समय से ही गोवंश अधिनियम बना हुआ है। कोई भी कत्ल खाना यहाँ पर नहीं है। और ऐसे कोई चलते हैं कहीं पर मांस की दुकानें हैं या ऐसा भी, तो वहां पर गोहत्या नहीं होती है। फिर भी अगर कोई अ, अनजाने में से नहीं, जानबूझकर ऐसा कृत्य करता है किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए या गौ भक्षक बनकर, तो हमारे यहाँ के कानून में ऐसा प्रावधान है। हम गोवंश अधिनियम के तहत वह मामला दर्ज करवा सकते हैं। सरकार कठोर से कठोर कार्यवाही करेगी, उसको जेल में भी भेजेगी और उसको कैद भी होगी, उसके एक विधान है। लेकिन उसके लिए हमें मूल रूप से लड़ना पड़ेगा। अब गो तस्करी का मामला जब आता है समय समय पे, हमारे गौशाला के माध्यम से भी हमने 700 गोवंश ऐसे कत्लखानों से जाने वाले छुड़वाए हैं और उनको किसानों के घर में भी बंधवाए हैं। गौशाला बनने से पूर्व यह अभियान चालू था और आज भी आप जैसे हमारे यहाँ पे बाड़ों में जाएंगे तो दिखेगा कई गोवंश ऐसा है जो कत्लखानों से छुड़वाया हुआ प्रशासन के सहयोग से हमने यहाँ पर लाए हैं। उसके लिए केस चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये कत्लखाना जाने वाला गोवंश आया कहाँ से? आया हमारे घरों से ही, जी बिल्कुल। है ना। हम सनातनियों के घरों से जी आज हम बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं,
होने चाहिए, बड़े बड़े आयोजन करते हैं धार्मिक, होने चाहिए। लेकिन सभी देवती देवताओं के मूल में देखें तो गौ माता है। हम भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं तो सबसे पहले नंदी बाबा को प्रणाम करते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण की अभी जन्माष्टमी आएगी, उनके जन्मोत्सव आएगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कई वर्षों तक नंगे पैर गोचारण लीला की, है ना। कभी पैरों में जूते नहीं पहने, इसलिए उनको गोपाल कहा जाता है ना। उनका अवतरण ही गौ माता के सेवा के लिए हुआ था। और हम भगवान श्री राम का जीवन देखें तो रघुवंश जब तभी आगे बढ़ा जब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की। अगर हम गौ माता की सेवा नहीं करें तो क्या हम भगवान श्री राम को प्रसन्न कर पाएंगे? अगर हम गौ माता की सेवा नहीं करें तो हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। और भगवान श्री भोलेनाथ के दरबार में जाकर हम कितनी भी ताली बजा लें, आरती कर ले, मंत्रोच्चार कर ले, लेकिन हम उनके प्राण से भी प्यारे जो नंदी बाबा हैं उनको भगाएंगे, उनको लाठियों से पीटेंगे, तो भोले बाबा हम पर कभी भी प्रसन्न नहीं होने वाले। तो हम तय करें कि अपने घर में हमें महादेव को प्रसन्न रखना है, भगवान श्री राम को प्रसन्न कर रखना है, हमें भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है या शक्ति उपासना करनी है, तो हम अपने घरों में गौ पालन अवश्य करें। क्योंकि सबकी पीड़ा है कि कत्लेखानों में गोवंश जा रहा है, वो गोवंश तभी रुकेगा जब वो सड़कों पर अनाथ नहीं रहेगा, और सड़कों पर अनाथ तभी नहीं रहेगा जब वो गोवंश हमारे घरों में बंधेगा। तो मैं समस्त हिंदू धर्मावलंबियों से आग्रह करता हूं कि हम अपने घर में एक गौ माता का पालन अवश्य करें। और किसी कारणवश हम अपने घर में पालन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे आंगन में इतनी जगह नहीं है, हमारे खेत नहीं है, तो हम तय करें कि जो किसान गौ पालन कर रहे हैं उनसे हम दूध खरीदें, जो किसान गौ पालन कर रहा है उनसे गाय का घी खरीदे, जो किसान गौ पालन कर रहा है उनसे जो गौ आधारित जैविक कृषि से उत्पादन जो मिल रहा है वो दुगुनी राशि देकर हम खरीदेंगे। अगर यह कार्य हम सबने करना शुरू किया तो कोई भी गौ माता अनाथ बेसहारा नहीं रहेगी, और कोई भी गौ माता अनाथ बेसहारा नहीं रहेगी तो मान के चलिए कोई भी गौ माता कत्लेखानों में नहीं जाएगी। और फिर भी कहीं पर भी कत्लेखाने चलते हैं तो मैं हमारे जो नेतृत्व करता है उनसे आग्रह करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि हमारी मूल संस्कृति है वो गौ आधारित है, हमारे आधार स्तंभ है वो गौ माता है। तो भले कोई विकास हो कि नहीं हो, लेकिन सबसे पहले गौ रक्षा का कानून होना चाहिए। और कई राज्यों में गौ रक्षा के कानून बने हुए हैं, और हमारे देश के संसद में खड़े होकर कहा है कि अब भारत विदेशों में गौ माता के मांस का निर्यात नहीं करता है। तो अगर ये सच है तो मैं उनको आभार कहता हूं, मगर पूरे देश में किसी भी भूभाग में गौ माता की तस्करी नहीं होनी चाहिए। आए दिन हमारे गोरक्षक उन तस्करियों को रोकते हैं, वो चुपके से भी सही या किसी की मिलीभगत से भी सही, अगर वो किसी ऐसे राज्य में जाते हैं जहां गौ माता की हत्या पर रोक नहीं है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी गौ तस्करी भी रुकनी चाहिए, अनिवार्यता रुकनी चाहिए, भले दूसरे काम हो कि नहीं हो। अगर राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि जहां पर के वीरों ने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने सर कटा लिए, उनके पूजा होती है, जिन्होंने गौ माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी उनको भूमिया देव के रूप में पूजते हैं। तो ऐसी भूमि से अगर कोई गौ माता या कोई गोवंश, कोई बेल नंदी भगवान अगर कत्लेखानों की तरफ जा रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। तो ये गौ तस्करी पे तत्काल रोक लगनी चाहिए, अनिवार्यता लगनी चाहिए। सर, अपने यहाँ वमासा गौशाला में घी वगैरह शुद्ध उपलब्ध होता है गौ माता का? जी, मैंने पूर्व में कहा यहाँ सारा गोवंश ऐसा है जो अनाथ है, बेसहारा है, एक्सीडेंटल है। आगामी जैसे गौ अनुसंधान केंद्र होगा वहां पर आपको घी हम कोशिश करेंगे दूध भी उपलब्ध करवाएं जी। साथ ही मैंने पूर्व में कहा कि गौशाला माध्यम है प्रेरणा का, गौशाला माध्यम है गौ चिकित्सा का, लेकिन गौ माता तभी बचेगी जब घरों में स्थापित होगी। तो हम किसानों को प्रेरित करते हैं, ऐसे कई किसान हैं जो गौ पालन करते हैं, हम उनका घी एक जगह उपलब्ध करो, उनको कहते हैं आप घी, उनको कहते हैं भाई साहब हमको राशि नहीं मिल पाती, मार्केट नहीं मिल पाता, हम कहेंगे हम आपको अच्छी राशि देंगे। तो वो गोघृत हम तक पहुंच जाता है, हम उनको वो शुद्ध गोघृत जो देशी गौ माता के बिलोने से प्राप्त है उनको किसान आम जन तक जिनके घर में गोपालन नहीं है, जो अच्छे संपन्न लोग हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि किसान को मार्केट मिले, उनके घर में गोपालन हो। और जो किसान दूध उत्पादन करते हैं उनको भी हम शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दोनों के बीच में सेतु का कार्य गौशाला वमासा करती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी गौशाला में अन्नदान, गोग्रास या आर्थिक सहयोग के रूप में अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहे तो वो कैसे संपर्क करे या आपसे कैसे जुड़े हो? गौशाला का अकाउंट नंबर है
जी उसका क्यूआर कोड भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जी और मैंने पूर्व में कहा कि समय समय पे यहाँ पर लोग अपना जन्मदिन मनाने आते हैं, अपने पितरों की पुण्यतिथि पर भी आते हैं, बच्चों का नामकरण संस्कार भी करते हैं, अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन अन्य कई पार्टियों में खर्च करने की बजाय यहाँ पर आकर गोग्रास करवाते हैं। जी और वागड़ के उन गोभक्तों का सहयोग संबलन ही है जिसके कारण हम यह गौ सेवा का इतना बड़ा कार्य कर कर पाते हैं, क्योंकि हम तो निमित्त है। गौ माता का आशीर्वाद एवं संपूर्ण वागड़ के गोभक्तों का सहयोग संबलन सौभाग्यता है जिसके कारण यह कार्य हो पाता है। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गाय के पास रहने से मानसिक शांति और सकारात्मकता ऊर्जा मिलती है। आपने अब तक इसे कैसे अनुभव किया? अब मैं सीधे सरल शब्दों में कहूंगा कि जैसे पूर्व में आपका विषय भी रहा, कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब आपको कभी मन में आता नहीं है कि आपकी शारीरिक दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, जीवन में कभी निराशा नहीं आती हो। तो हकीकत में मुझे मेरी व्यक्तिगत जो स्थिति है उसको लेकर कभी भी निराशा का भाव नहीं आया। और उसके मूल में अगर माने तो मैं गौ माता के पास में रहते हैं उसी का ही परिणाम है कि जीवन में हमेशा सकारात्मकता ही रहती है कि मैं सकारात्मक कार्य कैसे करूं, प्रगतिशील कार्य कैसे करूं, गौ सेवा या समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ूं। और अ, जैसे मैंने पूर्व में जैसे मैंने बताया कि और हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना जी हुआ पंच तत्व में जी विलीन होगा। जी मगर जब तक जीवन है हम समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और गौ सेवा का कार्य कैसे कर सकें, यह कार्य हमेशा मेरे को जो दिशा मिली है, जो प्रेरणा मिली है और जो सकारात्मक ऊर्जा मिली है वो सिर्फ गौ माता से ही प्राप्त हुई है। सर अपना रैपिड फायर रहता है सेशन। सर गौ माता आपके लिए एक शब्द में क्या है? गौ मेरा माता एक शब्द में कहो तो मेरा प्राण है, मेरा जीवन है। गौ माता मेरे जीवन का उद्देश्य है। गौ माता मेरा भविष्य है। गौ माता मेरा वर्तमान है। और गौ माता जब तक जीऊंगा तब तक गौ सेवा करता रहूंगा। यह सामर्थ्य मुझे गौ माता, अब मैं गौ माता के सामने बैठकर कभी प्रार्थना करता हूँ, उनके कान में कुछ कहता हूँ या उनको उपासना करता हूँ या अपने आराध्य अपने भगवान के साथ में कभी मंदिरों में भी जाता हूँ, तो एक ही प्रार्थना करता हूँ कि गौ माता की सेवा मुझे आजीवन मिलती रहे। और ज्यादा नहीं हो कहूँ फिर भी अपने को स्वर्ग नहीं मिले कभी कामना नहीं रही है, अपने को मुझे मोक्ष मिले उसकी भी कभी कामना नहीं मिली है, मगर जब जब मानव जीवन मिले तब तक गौ सेवा अवश्य मिले, यह हमेशा मैं अपने परमात्मा से प्रार्थना करता रहता हूँ। बहुत ही शानदार अच्छी बात बताई सर आपने। सर कभी गौ माता से आपने बात की है? हम्म, कई बार सदैव करता रहता हूँ। मैंने कहा ना, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। फिर भी इतना बड़ा कार्य है, गौ सेवा के अन्य उपक्रम भी होते हैं, समाज में और भी रचनात्मक कार्य करते हैं। यहाँ पर तो हमारी पूरी सहयोगी टीम बनी हुई है। तो कई बार भी मुझे कभी कोई उदासी आ जाती है या कभी हल्का सा भी मुझे लगता है कि मैं थक रहा हूँ, तो मैं गौशाला के में चला जाता हूँ। घर में भी गौ माता बंधी हुई है। मैंने गौ माता के पर बोलना या कार्य करना तभी शुरू किया जब सबसे पहले खुद के घर में गौ माता को स्थापित किया। गौ आधारित जैविक कृषि पर बोलना तभी प्रारंभ किया जब खुद के 5 साल पहले खुद के खेतों में यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड बंद किया। जी तो जब भी निराशा का भाव होता है मैं गौ माता के पास बैठता हूँ, उनके कान में बोलता हूँ। और मेरे आंतरिक अनुभव है, वो उनकी भाषा हम समझ भले नहीं पाते हैं, उसने समक्ष आके भले कुछ नहीं कहा हो, मगर उसने हर मेरे भाव को समझा है, हर पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न किया है, हमेशा मुझे संबलन प्रदान किया है। सर सबसे ज्यादा सुकून वाला पल कौन सा रहा था? हाँ, तो युवाओं के सहभागिता और जैसा आपने कहा कि सुकून वाला पल, तो गौशाला प्रारंभ से लगाकर अब तक सुकून नहीं रहा ऐसा पल मेरे मुझे कभी भी नहीं रहा। जी और किसी कारणवश जैसे गौ सेवा के कारण या गौशालाओं को चलाने के कारण मुझे बाहर जाना भी पड़े, तो उस समय जब थोड़ा हताश होता हूँ, लेकिन जैसे ही गौशाला में आ जाता हूँ या घर में जिस गौ माता है उसके पास में बैठ जाता हूँ, तो मुझे सुकून प्राप्त हो जाता है। और जब भी गौशाला का नया गौघर तैयार हो जाता है, गौशालाओं के लिए आवश्यक उपक्रम आ जाते हैं, जो गौ सेवा के लिए हमने जो भी सोचा वो हो जाता है, उस समय सबसे ज्यादा सुकून प्राप्त होता है। एक आदर्श स्वयं सेवक में सबसे जरूरी गुण कौन से हैं? वो पूर्व में कहा जैसे संघ के स्वयंसेवक के अंदर एक ही गुण संस्कार हमेशा दिया जाता है कि संघ का स्वयंसेवक तत्वनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है ना। सभी संस्थाओं में सबके अपने अपने गुरु होते होंगे। संघ ने भगवाध्वज को गुरु माना है ना। और इसलिए गुरु माना है कि वो हमेशा है, सदैव है। तो संघ के जो संस्कार है, संघ के जो विचार है,
उनको जीवन में लेकर संघ का स्वयंसेवक चले। और एक आदर्श स्वयंसेवक वही है जो 24 घंटे का स्वयंसेवक है, जो संघ ने जो सेवा के भाव दिए हैं, संघ ने जो राष्ट्रवाद की कल्पना दी है, संघ ने सामाजिक समरसता के जो संस्कार गढ़े हैं, उनको अपने जीवन में उतार कर अपने कार्य क्षेत्र में जो कार्य करे वह आदर्श स्वयंसेवक है। सर, आपने वागड़ के पहले पॉडकास्ट शो द संदीप शो को समय दिया सर, इसके लिए हम सर तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि यह पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा हो और अपने परिजनों को साथ शेयर करें और आप सब्सक्राइब करें। अब तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आपने वागड़ अंचल के इस गौ सेवा प्रकल्प को अपनी ब्रॉडकास्ट में चुना और उसके बारे में मुझे भी विषय रखने के लिए यहाँ आपने आमंत्रित किया। और जैसे मैंने पूर्व में कहा, मैंने गौ सेवा के अलावा जीवन में कोई काम किया नहीं, तो मैं एक साधारण ग्वाला ही मानता हूँ खुद को। इसलिए हो सकता है कि कई विषय आम जन तक ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मैं आपकी अपेक्षा के अनुरूप जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा। पुनः आप सब पधारे, इसके लिए धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ सेवा कोई कार्य नहीं, यह तो एक जीवंत तपस्या है। गौ माता को मां कहने वाला व्यक्ति अपनी पहचान शब्दों से नहीं, सेवा, श्रद्धा और संकल्प से बनाता है। श्री राधा कृष्ण गौशाला वमासा के माध्यम से जो संदेश हमें मिला है वो केवल गायों के संरक्षण का नहीं, बल्कि एक पूरे मूल्य व्यवस्था के पुनर्जागरण का संदेश है। गौमाता सिर्फ एक पशु नहीं है, वो वात्सल्य है, शक्ति है, पृथ्वी की ममता का सजीव रूप है। उनकी आंखों में करुणा है, उनके स्पर्श में शांति है और उनके साथ ही जीवन में संतुलन है। आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं तो यह और जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े, और गौ माता से बड़ा कोई मूल नहीं है। हम द संदीप शो की ओर से उनके सेवा पथ को शत शत नमन करते हैं और आप सभी श्रोताओं से विनम्र आग्रह करते हैं कि अगर यह संवाद आपके अंतर मन को छू गया हो तो इसे केवल एपिसोड ना समझे, इसे एक संदेश बनाएं और अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि जब एक गांव की गौशाला जागती है तो एक राष्ट्र की संस्कृति फिर से मुस्कुराती है और एक समाज की आत्मा फिर से जागती है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। गौ माता की